मित्रों नमस्कार। सबसे पहले आपको विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। उसके साथ इस बात की बधाई कि आज से विश्व हिंदी पुस्तक मेला शुरू हो रहा है दिल्ली में। किताबों का कुंभ, किताबों की बातें होंगी और अपने इस चैनल पर पुस्तकनामा में हम फिर लेके आए हैं किताबों की बातें, किताबों की चर्चा। 4 किताबें हैं इस बार। चर्चित किताबें शीर्षक से जो आज इस बार की किताब है वो है 31 अनमोल कहानियाँ शरद चंद्र चटर्जी की, बेहद चर्चित किताब। दूसरी किताब है जयश्री राय की भय आक्रांत, बेहद महत्वपूर्ण किताब, कोरोना पर लिखी हुई ऐसी किताब जो मेरी अब तक इस विषय की पढ़ी हुई किताबों में शायद सर्वश्रेष्ठ है। तीसरी किताब है समय की खिड़की से झांकती कविता, आरती स्मिथ का कविता संग्रह है। और चौथा व्यंग संग्रह है रास बिहारी गौड़ का, शीर्षक है माननीय मज़े में। तो मित्रों, इन चारों किताबों पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले बात 31 अनमोल कहानियाँ की। 31 अनमोल कहानियाँ शरद चंद्र जी की 31 कहानियाँ इसमें हैं और इसको साक्षी प्रकाशन ने छापा है और इसकी कीमत 328 पेज की ये किताब है और इसकी कीमत है सिर्फ 195 रुपये। 2022 का एडिशन है मेरे पास। तो मित्रों, इस किताब की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि इसमें शरद चंद्र की जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, जैसे अभागिन का स्वर्ग है, महेश है, विलासी है, इस तरह की कहानियों के साथ साथ कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो कम चर्चित हैं। विशेष रूप से जो उनका एक कार्यक्रम होता था रस चक्र, जिसमें कहानी पर साहित्यिक विधाओं पर बात होती थी, तो उसमें सुनीत कुमार चटर्जी बाकी सब लोग होते थे जो विद्वान हैं और उनके साथ शरद जी कहानी सुनाते थे। तो इसमें कई कहानियाँ ऐसी हैं। तो मैं अगर इनकी कहानियों की बात करूं तो पहली बात तो शरद जी की कहानियों पर बहुत कम पाठक ऐसे होंगे जिन्होंने शरद को नहीं पढ़ा होगा। तो शरद चंद्र हमारे समय के जो सबसे बड़ा जो कहानीकार हैं, पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े कहानीकार हैं उनमें से एक शरद चंद्र भी हैं। कारण है कि शरद चंद्र के पास एक विशिष्टता है, जहाँ वो मलिन बस्तियों में, छोटी बस्तियों में जाते हैं, जहाँ वो पारंपरिक परिवारों में जाते हैं, जहाँ वो वहाँ से कहानियाँ उठाते हैं, वहाँ से वो विशिष्ट तरीके से जो उनकी कहानियाँ हैं वो इस कारण भी प्रसिद्ध है कि उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास नारी मन की जो गुत्थियाँ हैं उनको सुलझाने का भी काम करते हैं। वो नारी मन का मनोविज्ञान समझाने का काम करते हैं और बहुत सारी जगह वे एक समाज सुधारक का काम करते हैं, नारी सुधारक का काम करते हैं। जहाँ उनको लगता है कि नारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, नारियों के साथ एक गलत तरीके का व्यवहार हो रहा है, और वो उन सारी चीज़ों को अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से उनमें सुधार लाने का उनका लगातार प्रयास रहता है। तो इसमें जो उनकी कहानियाँ हैं, अधिकांशतः मैं देखता हूँ कि शरद चंद्र की जो कहानियाँ हैं वो किस्सा गोई शैली में शुरू होती हैं। बहुत ज़्यादा शिल्प के बंधनों में नहीं उलझती। शिल्प का जो चमत्कार है उनके यहाँ बहुत कम मिलते हैं। उसके जगह पर उनको सीधे सीधे वो पाठकों से संवाद करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि वो बंगला के, बल्कि पूरे भारतीय साहित्य के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक हैं। प्रेमचंद हो, शरद चंद्र हो, रविन्द्रनाथ हो, ये लोग हमारी थाती हैं, हमारी जिन लोगों ने साहित्य को बहुत कुछ दिया। भारतीय साहित्य इनके बिना नहीं खड़ा हो सकता। तो एक छोटी सी कहानी पे मैं बात करता हूँ, अभागिन का स्वर्ग। कहानियाँ तो एक से एक है, आप किसी भी कहानी पर आप बात कर सकते हैं। उनके एक से एक पात्र हैं, चाहे वो नारायणी हो, कंगाली की माँ हो, दिगंबा हो, ये सारे पात्र ऐसे हैं कि जो अपनी विशिष्टताओं के कारण, अपने लड़ाइयों के कारण, अपने समाज से जो विद्रोह है उसके कारण याद आपको रह जाते हैं। तो मित्रों, छोटी सी कहानी पर मैं बात करता हूँ, अभागिन का स्वर्ग। अभागिन का स्वर्ग 15 बरस का एक बच्चा है, कंगाली, उसकी माँ है। वो एक बार देखती है कि जो साहूकार है
उसकी पत्नी की मृत्यु होती है। उसको ये माना जाता है कि उसके बच्चे उसको आग देंगे उसके शव को, तो वो सीधे स्वर्ग में जाएगी। तो कंगाली की माँ चाहती है कि उसको भी उसका बेटा जो कंगाली वो आग दे, लेकिन क्या उसकी वो छोटी सी इच्छा भी पूरी हो पाती है? उसको लेकर इतने दर्दीले अंदाज में, इतने ऐसे अंदाज में जहाँ आपको बार बार आपकी आंखों में आंसू उबल आएंगे। वहाँ तत्कालीन बंगाली समाज को, वहाँ उस समय की कुरीतियों को, उस समय की जो ऐसी परंपराएं हैं जो कि दलित को उनके शवदाह का भी अधिकार नहीं देती, उन सब को लेकर, और एक औरत का कि वो जो परंपरा के प्रति प्रेम है, जो एक संस्कारों के प्रति प्रेम है, उसको लेकर एक कहानी बुनी हुई है। और जब ये कहानी ख़त्म होती है मित्रों, तो ये आपकी आंखों में आंसू भर देती है। आप बिलबिला से जाते हैं। आपको लगता है ये कंगाली की व्यथा नहीं है, ये कंगाली की माँ की व्यथा नहीं है, ये उस भारतीय समाज की व्यथा है जो कितने दुखों में, कितनी बेचैनियों में, कितने शोषण से गुजरते हुए सांसें ले रहा था। तो मित्रों, इसमें और बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं विशेष रूप से वो कहानियाँ जो कहानियाँ बहुत चर्चित नहीं हैं, उनमें अगाध प्रेम जैसी कहानी भी है, तो चप्पल की चोरी जैसी कहानी भी है जो थोड़ी सी हास्य कहानी भी है, पांचों की माँ जैसी कहानी भी है, और एक कहानी है संस्कार की जड़। वैसे तो कहानियाँ सुनाई नहीं जानी चाहिए, कहानियों के बारे में इशारे किए जाने चाहिए, लेकिन 31 कहानियों में से मैं एक कहानी पर बात कर रहा हूँ। ये कहानी सुनीति कुमार चटर्जी जो बहुत प्रसिद्ध विद्वान है बंगला के, उनसे बात करते हुए शरत चंद्र उनको सुनाते हैं रस चक्र में, कि एक ब्राह्मण लड़का है चक्रवर्ती, वो बर्मा में आता है। शरत चंद्र उस समय बर्मा में है, और वो लड़का नौकरी की मांग करता है। शरत उसे नौकरी दिलाते हैं। कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वो पंडिताई का काम करने लगा, और कुछ दिनों के बाद वो मिलता है तो देखते हैं कि वो कसाई का काम करता है। उसने कसाई की दुकान खोल ली है। उससे बात पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरा काम पंडिताई का काम नहीं चल रहा था, तो मेरे एक कसाई मित्र ने मुझे मदद की, उसने मुझे अपने काम में साथ लगा लिया। कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई, तो मैंने उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और ये सारा काम मैंने ले लिया। तो ये जो पूरी संस्कार बोध है, और जो एक समझते हैं कि संस्कारों को लेके एक ब्राह्मण का बच्चा है, जहाँ उसको पूजा पाठी परिवार का है, और वो अपने काम के कारण, अपनी विवशताओं के कारण, अपने लालच के कारण अपने आप को पूरी तरह से बदल लेता है, और उसके संस्कार पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। और वो कसाई का काम करता है, वो गाय भी काटता है, वो भेड़ भी काटता है, वो बकरा भी काटता है, सब काटता है, और वो सिर्फ उसका एक ही मान रह जाता है, वो है पैसा। मित्रों, बेइंतहा खूबसूरत कहानी है, और आपको हिला के रख देती है। ऐसी कहानी सतीत्व और नारीत्व, जिसमें एक विधवा है और उसको पूरा गांव उसकी इज्जत करता है, लेकिन एक दिन जो बच्चा है वो उनको डराने के लिए उनके घर के पेड़ पर चढ़ जाता है, और वहाँ से देखता है कि जिसको सती कहते हैं, जिसे बहुत भली शरीफ औरत माना जाता है, उसके पास एक व्यक्ति है जो उसकी खाट पर है, और वो एकदम से डर के अंदर चला जाता है। वहाँ वो सवाल उठाते हैं शरत कि वो सतीत्व वाली बात तो अलग है, लेकिन क्या वो उसका नारीत्व में कोई कमी थी, और वो अगर उसमें सतीत्व नहीं था तो क्या वो नारी होने के नाते श्रद्धा पाने का अधिकार भी छोड़ देती है। मित्रों, बेइंतहा ज़रूरी किताबों में से जो लोग कहानी को पसंद करते हैं, जो बंगला कहानी को पसंद करते हैं, जो लोग शरत को पसंद करते हैं, उनको इस किताब को पढ़ना चाहिए। 195 रुपये की किताब, साक्षी प्रकाशन ने इस किताब को छापा है, और मेरा दावा है कि आप इस किताब से निराश नहीं होंगे। ये आपके लिए एक बेहतर अनुभव सिद्ध होगी। मित्रों, इसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण किताब है भय आक्रांत। मेरा मानना है कि कोरोना पर मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उसमें से ये किताब सबसे व्यवस्थित। सब होता क्या है कि कोरोना पे जब किताबें आई हैं तो उसमें हुआ है कि वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्री बन गई हैं।
उनमें वो आत्मीयता का पुट कम हो जाता है, कई बार भावुकता हावी हो जाती है, तथ्य पीछे रह जाते हैं, आंकड़े या कहीं कहीं आंकड़ों का ही खेल रह जाता है। ये किताब जो है भय आक्रांत जयश्री सिंह की किताब है। जयश्री सिंह मुंबई विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है, बहुत बढ़िया लेखिका है, बहुत अच्छी लेखिका है। इनका जो कुछ पढ़ा है मैंने अच्छा ही मुझे लगा है। और ये जो किताब है भय आक्रांत, ये तीनों तरीके से, पहली बात तो जहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो कोरोना की विभीषिका को एक सहृदय दर्शक के तौर पर, एक संवेदनशील दर्शक के तौर पर, और एक ऐसे व्यक्ति के, एक पत्रकार के तौर पर कि जो सारी चीज़ों को देखता है, आंकड़े भी रखता है, भावनाएं भी रखता है, और उसके साथ साथ उसका कवि हृदय उन सब चीज़ों की जो परेशानियां हैं, कोरोना की जो विभीषिका है, उस सब को बहुत अंदर तक महसूस करता है, और वो आपके सामने इस भय आक्रांत नाम की इस किताब के जरिए आपको परोस देता है। और मित्रों, ये जो किताब है भय आक्रांत, ये 360 पेज की किताब है, 260 पेज की किताब है, 360 रुपये इसकी कीमत है। और इसकी मैं देखता हूँ कि आप क्रम से चलता है कि कोरोना की वायरस इस तरीके से चलता है कि धीरे धीरे करके एक एक चीज़ पर इन्होंने लिया है। वायरस अभी दूर था, डर पीछा कर रहा था, जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन का अमानवीय चेहरा, सड़कों पर बेबसी, मजदूरों की घर वापसी, शवों के बीच, शवों वाला अस्पताल, भारत 1 करोड़ पार। ये सच कहूँ तो ये किताब नहीं है, एक बेहद बेचैन अनुभव है जो कोरोना के समय की जो विभीषिका है उनको हमारे सामने ताज़ा कर देता है। वो मजदूरों की घर वापसी, मजदूरों का पलायन, वो गरीबी, वो मौत से जूझते लोग, वो घर में किसी की मौत हो जाने पर उसको छूने से डरते हुए लोग, वो लॉकडाउन का अकेलापन, वो बेचैनी, वो बेरोजगारी, उन सब चीज़ों को किस्सा गोई शैली में बहुत ही अलग ढंग से, मतलब इसे ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया है कि आपकी बार बार आंखें भर आएंगी, बार बार वो दर्द आपको महसूस होगा, बार बार वो डर आपको महसूस होगा। मित्रों, ये किताब नहीं है, एक बेहद बेचैन कर देने वाला अनुभव है जिसे आप गुजरेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप इस अनुभव को हमेशा अपने साथ रखेंगे। भय आक्रांत जयश्री सिंह की किताब, मैं समझता हूँ कि इस किताब को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। मित्रों, तीसरी किताब है, व्यंग का संग्रह है, रासबिहारी गौड़ का माननीय मज़े में है। तो रासबिहारी गौड़ हास्य के कवि के तौर पर जाने जाते हैं, मंचों के कवि हैं, और उनकी जो व्यंग हैं उनमें माननीय है, कहीं माननीय वो सत्ता पुरुष हैं, कहीं माननीय वो चुटभैया नेता हैं, कहीं माननीय कवि है, और कहीं माननीय पत्रकार हैं। ये जो मान्य है, इसके माध्यम से उन्होंने पूरा व्यंग संग्रह रचा है। और जहाँ तक रासबिहारी गौड़ की बात है कि रासबिहारी गौड़ वामपंथी विचारधारा से संबंध रखते हैं, और उनकी रचनाओं में एक विशिष्ट किस्म का विरोध है, विशेष रूप से जहाँ वो राजनीतिक विसंगतियों पर बात करते हैं तो कई बार वो सीधे सीधे इस ढंग से ऐसी इतने ज़्यादा छुपे हुए ढंग से बात करते हैं कि एक एक चीज़ समझ में आ जाती है कि किस पर बात की जा रही है। तो ये किताब अलग ढंग की किताब है, जहाँ पर आप राजनीति पर, साहित्य पर, पत्रकारिता पर, सोशल मीडिया पर आदि बहुत सारी क्षेत्रों की विसंगतियों पर आप लगातार प्रहार करते हैं, लेकिन कहीं कहीं और लगता है जैसे शिल्प के बंधन ढीले रह गए हैं। आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो और बेहतर शिल्प के साथ होती, बेहतर शिल्प पे नियंत्रण होता तो अच्छा होता, क्योंकि वक्रोक्ति पर तो उन्होंने काम किया है, बाकी विट है या बाकी जो शक्तियाँ, शब्द शक्तियाँ और जो व्यंग के लिए आवश्यक भी मानी जाती हैं उन पर काम कम हुआ है। अधिकतर जो काम है वो अभिधा में हुआ है। लेकिन जो उसका जो सबसे बढ़िया पोर्शन है वो लघु कहन के नाम से जो उन्होंने रचनाएँ ली हैं, वो उनकी रचनाएँ बहुत बेहतरीन है। और उनमें एक आध जगह आपको लगेगा जैसे कि व्यंग कम है, लेकिन जहाँ पर व्यंग है तो वहाँ बहुत मारक व्यंग है।
बहुत ही प्रखर रचनाएं, बल्कि सच कहूँ तो इनके व्यंगों से ज़्यादा ये लघु कहन वाली रचनाएं आपको आकर्षित करेंगी, कि क्योंकि तथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से आपको चौंकाती हैं। मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ उसकी। आँखों के नगर का राजा। उसे राजा बनने का चाव था। राजा बनने के लिए शिक्षा, शौर्य, सामर्थ्य, वंश, परंपरा उसके पास कुछ भी नहीं था, पर वो आँखों से काजल चुरा सकता था, सच की कब्र पर झूठ का महल बना सकता था, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा सकता था। वह शेर, बंदर, कौवा, कोयल, बच्चे, औरत, किसी की भी आवाज़ निकाल सकता था, और तो और वो भगवान का चेहरा ओढ़कर भगवान की आवाज़ में भी बोल सकता था। एक रोज़ उसने देखा कुछ मुदी हुई आंखें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में अपने अपने भगवान को बुला रही थीं। उसने भगवान का मुखौटा लगाया और खुद को भगवान होने का ऐलान कर दिया। वह मुदी आँखों का भगवान बन गया, वह अंधे लोगों का आराध्य बन गया, वह आँखों के नगर का राजा बन गया। मित्रों, इस किताब को छापा है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने और इसकी कीमत है 225 रुपये। ये किताब अपनी राजनीतिक व्यंग्यों की प्रखरता के लिए और अपनी लघु कहन के कारण पढ़े जाने की मांग करती है। और मित्रों, जो अंतिम किताब है वो है आरती स्मिथ की समय की खिड़की से झांकती कविता। समय की खिड़की से झांकती कविता। मित्रों, आरती स्मिथ की जो कविताएं हैं उनमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आरती स्मिथ 4 खंडों में बात करती हैं उनकी कविताएं। पहली है जो प्रश्नों के घेरे में, जो बुद्ध पर केंद्रित कविताएं हैं अधिकांशतः। दूसरा समय की खिड़की है, जहाँ और संबंध के दर्पण है, जहाँ पर वो पारिवारिक रिश्तों की बात करती हैं, पारिवारिक रिश्तों की गहराई में उतरती हैं उनकी कविता। और जो चौथा जो है वो है मूक निनाद, जहाँ पर वो दलित चेतना को, आदिवासी चेतना को, उनकी बेचैनी को, उनके तनाव को, उनके शोषण को स्वर देने की कोशिश करती हैं। तो इनमें जो उनकी जो पीड़ा है, उनकी कोशिश रहती है कि अपनी कविताओं में वो जो कुछ भी देखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, और उसमें से जो संवेदनात्मक बिंदुओं पर, जिन पर वो अपने दिमाग में विमर्श करती हैं, अपने हृदय से विमर्श करती हैं, उस विमर्श को अपनी कविता में पिरोने की कोशिश करती हैं। तो इनकी एक छोटी सी कविता का अंश मैं आपको सुनाता हूँ। छोटी लड़की। लहरों से खेलती वो छोटी लड़की लिख रही है अपना नाम आसमान पर। लहरों का श्वेत झाग और सागर का नीलाप बन गए हैं रंग, हरियाते मुस्काते पेड़ ब्रश। वह भरकर मुट्ठी उछाल देती है सुनहरी रेत और छितरा का रंग बना देती है स्याह दुनिया को खूबसूरत। तो मित्रों, आरती स्मिथ की जो किताब है ये छापी है अद्वित प्रकाशन ने और इसकी कीमत है 200 रुपये। एक अलग ढंग की कविताओं के लिए ये संग्रह पढ़े जाने की मांग करता है। तो मित्रों, इसी के साथ आज हम अपने बात को यहीं विराम देते हैं। तो अब नमस्कार, धन्यवाद।